एक खबर आ रही, मजहर रिजवी साहब ने अपडेट किया है कि अमेरिका ने गजा में हर तरीके की इमदाद पहुंचाने के लिए बुधवार तक का आखिरी टाइम दिया है और इसराइल से बोला है कि इसमें किसी भी तरह की रोक न लगाई जाए। ये भी अपने आप में खबर है, लेकिन फदील अहमद साहब भी हमसे जुड़ गए हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है और जैसे वो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल बिल्कुल एक बहुत ही सियासी नुक्ता नजर देखते हैं। फदील साहब, कैप्टन साहब को आपने सुना जो बात कर रहे थे कि हमास जो है वो थक गया है, क्या आपको लग रहा है? एक बात। दूसरी बात, क्या ये बात सही है कि जिस तरह का इजराइल का हमला होता है वैसा हमला नहीं है, लेकिन क्या इसकी वजह यह है कि उनके पास वो पावर नहीं है, या उसकी वजह यह है कि वो आम लोगों को नहीं मारना चाहते, या क्या क्या इसकी वजह है? क्या दोनों का मार्का एक जैसा नहीं है, या इसके पीछे क्या क्या वजूहत है फजील साहब? आज भाई इजराइल के पास आयरन डोम है और जब भी चाहे 1 किलो का गोला हिजबुल्लाह चाहे 2 किलो या 5 किलो का मारेगा तो इसको अपने आयरन डोम को एक्टिव करके उस गोले को रोकना ही पड़ेगा। और वो अगर 25 रुपए खर्च करता है तो इजराइल 200 रुपए उस पर खर्च करता है। तो हिजबुल्लाह की जो पॉलिसी है वो ये है कि एक तो सिविलियंस को नुकसान कम हो, दूसरा ये है कि उनका जो रिसोर्स है ना, जो उनका जो आयरन डोम का जो गोला है वो महंगा होता है और ये इनका मिसाइल जो होता है 20-25 हजार रुपए का होता है, उनका 80 लाख 90 लाख एक का मिनट होता है। फजील साहब, एक मिनट। मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि मैंने और जो दूसरे एक्सपर्ट हमसे जुड़ते रहे अब तक, उन्होंने ये कहा कि दरअसल ये जो वॉर है प्रॉक्सी, तो ईरान जो है दरअसल इजराइल को थका रहा है। वो ये छोटे छोटे इस तरीके से करके, और शायद एक बार कैप्टन साहब ने भी ये बात कहा है कि इस तरीके से, तो अब सवाल ये है कि प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है इजराइल पे रोज बरोज, क्योंकि कब तक बंकर में लोग रहेंगे? और हमास ने कहा कि हम 2 साल तक लड़ सकते हैं। यही बात हिजबुल्ला भी कह रहा है, हिजबुल्ला जिसको कह रहा है खत्म हो गया, लेकिन आज भी फायर कर रहा है, जैसा भी फायर कर रहा है। वो नुमाइश भी कर रहा है अपने नए नए मिसाइलों की। ड्रोन से भी हमला हो रहा है उधर इराक हौती। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये थक जाएंगे, या इजराइल थक जाएगा, या फिर अमेरिका आ जाएगा? आप याद कीजिए कि जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटा रॉकेट भी इजराइल पे कोई डाल सकता है, लेकिन 2-3 साल पहले इसकी पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना इजराइल पे कोई अटैक कर सकता है। लेकिन उसकी तोड़ जो है हमास के लोगों ने निकाली कि हजारों छोटे छोटे रॉकेट, पाइप में, देसी रॉकेट जिसको बोलते हैं, पाइप में बना करके और उसको छोड़ दिया। तो इजराइल को मेहनत, तो अब आयरन डोम कंफ्यूज हो गया कि इसको रोकें कि उसको रोकें, कि जो पीछे आ रहा है उसको रोकें, कि जो चल दिया है उसको रोकें। ये और जब इनके एयरपोर्ट पर आज से 2-3 साल पहले जब हमला हुआ था, 3 दिन तक एयरपोर्ट इजराइल का बंद रहा, तो वो यही सिस्टम था कि उनका इतना हजारों रॉकेट, देसी रॉकेट जो बहुत पाइप में छोटे में बना करके जिसकी रेंज 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर है, वो मार दिया। अब मारा तो वो आयरन डोम उनका फेल हो गया। वो सोच रहा है इसको रोकें कि उसको रोकें, कि जो पीछे से आ रहा है उसको रोकें, और कुछ को रोक पाया, कुछ को नहीं रोक पाया। वो उनकी पहली टेस्टिंग थी 2-3 साल पहले जो हुआ था। आज भी ईरान मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरान जो है बहुत नपे तुले तरीके से काम कर रहा है, लंबी लड़ाई लड़ना चाहता है ईरान, और रिजल्ट ओरिएंटेड लड़ाई होना चाहता है। ईरान गुस्से में और हिजबुल्ला भी, देखिए ईरान की जो स्ट्रेटजी बनी है, कोई गुस्से में लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो ठंडे दिमाग से लड़ रहा है। और जो लड़ाई ठंडे दिमाग से लड़ी जाती है वो बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। गुस्से वाली लड़ाई कामयाब नहीं होती है। ईरान जो है उनको थका रहा है, इजराइल को। उनका तीनों आयरन डोम सिस्टम फेल, पूरा डिफेंस सिस्टम उनका फेल हो गया है। आज की डेट में भले शीशा टूट रहा है, लेकिन गिर तो रहा है ना, इंटरसेप्ट तो नहीं कर पा रहे ना इजराइल। ठीक है कि वो 4 मंजिला इमारत को नहीं गिरा पा रहा है उनका मिसाइल, पर उनका आयरन डोम तो फेल हो गया ना, उनके डिफेंस सिस्टम को तो झटका दे दिया ना। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है कि धीरे धीरे करके उनका जो दुनिया में डंका बजे तो डंका फोड़ दो, कि बजे ही ना। अब सबसे पहले तो डंका फोड़ दिया जाता है कि भाई डंका बजे ही ना इनका, तो उसके बाद उसको मारा जाता है। अब जो कुछ भी सामने आ रहा है, इजराइल के
सॉरी इनका हमास का जो वेस्टर्न मीडिया है वो जिसे अल जजीरा को भी नहीं जाने दे रहे, तो कोई अंदर जा नहीं रहा है। और हमास की जो पॉलिसी बनी है इस वक्त बहुत मतलब शांति से, कोई ज्यादा प्रोपेगेंडा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, इसलिए कि वो एक मजलूम बना हुआ है। पूरी दुनिया उसके ऊपर हमदर्दी रख रही, एक मजलूम की तरह खड़ा है वो। ऐसा हमास जो है ऐसा नहीं दिखा रहा है कि हम मार देंगे, हम खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे। पूरी दुनिया में जो एक मजलूम की जो छवि बनी है ना हमास की, वो चाह रहा है कि हम इस छवि को मेंटेन करके रखें ताकि पूरी दुनिया की निगाह हमारे ऊपर रहे। ये एक वार स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त है इन लोगों की। और हिजबुल्ला उधर से एक्शन कर रहा है। आप सोचिए कि जिस दिन इजराइल पर जॉर्डन, हिजबुल्ला और इधर से हमास तीन तरफ से अटैक कर देगा और ईरान उसके साथ होगा और दुनिया के सारे देश, रूस उसके साथ होगा, कितने देर बचा पाएंगे? इजराइल कितना देर बच पाएगा? और अमेरिका ने कि जो अगर कमला हैरिस होती तो आज भी लड़ाई जैसे ईरान जितना एग्रेशन में था उतनी एग्रेशन में रहता। लेकिन वहां चूंकि अमेरिका से उनको सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि भाई आपको बंद करना है, अंदरूनी बात भी होती होगी इन लोग की, ऐसा नहीं कि नहीं होती होगी। तो जो सिग्नल उनको नहीं मिल रहा है, इजराइल बहुत परेशान है। नहीं तो क्या उनके पास मिसाइल नहीं है? सुपरसोनिक मिसाइल तो हिजबुल्ला के पास भी है, पहुंच चुकी है वहां। और युद्धपोत, रूस का युद्धपोत जा करके यूएस बेड़े के बगल में ही खड़ा है। तो ऐसा नहीं है। अगर वो लोग, हुती जो है 2000 किलोमीटर अपने अपने रेंज से सीधा इजराइल पर अटैक किया, वो इंटरसेप्ट की गई, लेकिन मार तो दिया ना यहां से। तो उनके पास भी मिसाइलें बड़ी बड़ी हैं, चाहे तो एक मिसाइल मार करके जब वो बम फोड़ सकते हैं नेतन्याहू के घर पे, तो उस पर 500 किलो की मिसाइल मार देगा, क्या दिक्कत होती है? लेकिन उससे कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं। इसलिए उन्होंने एक संकेत दिया कि देखो हम तुम्हारे बेडरूम और ड्राइंग रूम का भी फोटो निकाल सकते हैं। जब फोटो निकाल सकते हैं तो मिसाइल भी मार सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो दुनिया में एक हमास और फिलिस्तीन के लोगों की जो हमदर्दी है ना, वो जालिमाना नहीं होनी चाहिए। वो जुल्म करे ठीक है, लेकिन इधर से ये लोग चाह रहे हैं कि हम जो दुनिया की हमदर्दी अपने साथ लिए हुए हैं, तो हम मजलूम बन के ही रहें ताकि वो हमदर्दी हमारी कायम रहे। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है हमास की, और हमास की खास करके, क्योंकि उनको पता है कि ठीक है वो हमको कह रहे हैं कि ये खत्म हो गए, मर गए, जी गए, जो भी है, हमको जब वक्त आएगा तो हम दिखा देंगे। लेकिन अभी ये वक्त नहीं है जब पूरा दुश्मन और कमजोर हो जाए। अभी धीरे धीरे इजराइल के अंदर उनके खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया, उनका डिफेंस मिनिस्टर चला गया, फिर उसके पीछे बहुत से लोग, डिफेंस मिनिस्टर अकेले नहीं, इजराइल के बड़े लीडरशिप, अपोजिशन लीडर वहां भी हैं, उन सारे लोगों ने मिल करके बहुत सी चीजें नेतन्याहू के खिलाफ तैयारी कर रखी है। धीरे धीरे एक हफ्ते में देखिएगा आप क्या क्या होता है। अभी तो उनको 3 वारंट मिले हुए हैं, उनको गवाही के लिए बुलाया जा रहा है कोर्ट में। जो है कोर्ट ने उनको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वारंट का रखा है। इन्होंने एप्लीकेशन दी कि भाई हमारे घर पे हमले हो रहे, हमारी जान को खतरा है, तो अभी हमको कोई एक डेट दे दिया जाए। तो ये सब 3 केसेस चल रहे हैं, उनके बाद चौथा केस और रजिस्टर्ड हुआ है। तो ये जो उनके वारंट हुआ वो जा नहीं रहे कोर्ट में और हम लोग की तरह 20-20 साल केस नहीं चलता, वहां 3 साल से चल रहा है और वो फाइनल स्टेज पे है। तो हो सकता है कि वो खुद ही गिरफ्तार हो जाए। जब से गिरफ्तार होंगे तो दूसरा कोई लीडरशिप में आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, फिर वो अपने एडजस्ट कर लेगा उसको। और दूसरे ऑपोजिशन के लीडर्स को क्या अमेरिका नहीं सपोर्ट कर रहा होगा? कि अगर नेतन्याहू कमला हैरिस के प्रो थे, तो जो ऑपोजिशन लीडर है वो ट्रंप का भी तो प्रो होगा। तो ट्रंप सोचेगा कि भाई इनको वारंट है, ये इनको जेल भेज दो और इनकी जगह पे कोई बैठाल के मामले को शट आउट कर दो। वो सिंपल सी चीज है, जो यही होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। जी मुमताज भाई। और फजील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फजील साहब, क्या लग रहा है आपको कि क्या सिचुएशन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हिजबुल्ला अभी भी पूरी ताकत से लड़ रहा है, और अभी खबर यही हमास के बारे में, खबर ये आई कि हमास ने 4 मतलब बड़ा हमला किया है इजरायली फौज पे। तो क्या हमास अभी भी ताकतवर है? और जैसा कि अभी मैं और खबर देख रहा था कि खुद इजराइल से खबर आई है
वहां के अखबारों ने लिखा कि नेतन्याहू में अब इतनी सकत नहीं है कि वो हमास के टनल में जाएं और अपनी कैप्टर्स को छुड़ाकर लाएं, इतनी ताकत नहीं बची। तो क्या फिर ये हमले ही होते रहेंगे? ने अभी जो बात कही उनकी बात में मैं बहुत दम मानता हूं कि 32 देश में यूएन में जब वोटिंग हुई टू नेशन थ्योरी पे फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने की बात, सिर्फ 8 कंट्री ने अमेरिका को लेके उसको खिलाफ, फिलिस्तीन के खिलाफ वोट किया। बाकी सब लोगों ने फिलिस्तीन के साथ वोट किया। नेटो की बात कर रहे हैं। तो ये बात तो सही है कि जो है, और जो होने वाला है हम बता रहे हैं आपको, देख लीजिएगा। मुझे जहां तक मेरा दिमाग जा रहा है कि इनके ऊपर वारंट है और इनको जेल भेजेंगे, अदालत जो है इनको अरेस्ट करेगी, क्योंकि इनके खिलाफ तमाम सबूत गवाही सब हो चुका है। अब फाइनल इनको जा करके वहां पे हाजिर होना है और ये जाएंगे जेल, और दूसरी कोई लीडरशिप आएगी और इसका कोई सही सोल्यूशन निकल जाएगा। अब ये बहुत जंग, मुझे नहीं लगता है कि बहुत दिन तक जाएगी। नेतन्याहू के जेल जाते ही लीडरशिप चेंज हो जाएगी और जो भी लीडरशिप आएगी वो मिलजुल के टेबल पर बैठ करके इसका सोल्यूशन निकालेगी। और अगर ये जंग हुई, मुमताज भाई, कैप्टन साहब भी बैठे हैं हम लोग के साथ, तो आप समझिए कि जंग अगर हुई तो बहुत बड़ी होगी और नेटो में फूट पड़ेगी। इस जंग से नेटो टूटेगा, क्योंकि सबसे पहले टर्की निकलेगा उसमें से, फिर फ्रांस निकल जाएगा। अब अगर 22 देश में, 32 देश में नेटो कौन किससे लड़ रहा है? सब तो अमेरिका के आसपास के हैं। तो कोई किसी को आर्मी का बहुत प्रॉब्लम नहीं है। ये तो अमेरिका सबको डरवा करके अपने साथ बांधे हुए है कि तुम लोग अपनी जीडीपी का पैसा दो। किसको किससे खतरा है? जो कुछ भी दुनिया में डिस्टरबेंस है मध्य एशिया में और चाइना में और इधर इस साइड में एशिया में और मिडिल ईस्ट में, उधर तो यूरोपियन कंट्री में कहाँ किसी में झगड़ा है? ना तो बॉर्डर को लेके है, ना इकोनॉमी को लेके है। सब एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं, अपनी जीडीपी बढ़ा रहे हैं। और मिडिल ईस्ट और जो हम लोग के गरीब देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, ये सब। और इतनी पाबंदी के बाद आपको पता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ईरान की है। ये लोग रिसर्च का विषय है ये, इतनी सैंक्शन के बाद भी ईरान कैसे अपनी इकोनॉमी को इतना बूम कर रहा है। तेल अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया तो उसका चाइना सबसे बड़ा कस्टमर हो गया। ईरान का सबसे बड़ा कस्टमर चाइना हो गया। और यूरोप को गैस कहां से मिलेगी? टर्की उसका सबसे बड़ा सप्लायर हो गया। तो इस लड़ाइयों से टर्की, ईरान, सबको फायदा भी हुआ है। और ये तो एक हम लोग कल फिर बैठेंगे तो इस पर, ईरान की जो इकोनॉमिक ग्रो की है, इस पर हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे। कल का मुद्दा ये रखिए।